हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम सामाजिक मानव शास्त्र के जो है अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन कर चुके हैं। इससे पहले वाले पार्ट में जो है उसकी प्रकृति और क्षेत्र का अध्ययन किया था। अब हम सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे, उसके साथ साथ उसकी कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सांस्कृतिक मानव शास्त्र की एक शाखा के रूप में सामाजिक मानव शास्त्र सामाजिक व्यवहार तथा संपूर्ण सामाजिक संगठन, व्यवस्था या ढांचे का वह विज्ञान है जो प्रधानतया आदिकालीन समाज तथा मनुष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसकी जो है कुछ विशेषताएं एवं परिभाषाएं भी बताई हैं, जिनमें प्रमुख हैं मुर्डॉक के अनुसार सामाजिक मानव शास्त्र सांस्कृतिक मानव शास्त्र की केवल वह शाखा है जो अंतःवैयक्तिक संबंधों का अध्ययन करती है। इवांस प्रिचार्ड ने भी इसकी विशेषता बताई है कि वे कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा मानी जा सकती है, वह शाखा जो मुख्यतः अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। इसके बाद हम जो है एक अन्य समाजशास्त्री हैं श्री पॉपलर कहते हैं कि यदि हमें किसी चीज़ का अध्ययन करना है तो उसके कुछ पहलुओं को चुनना होगा। हमारे लिए यह संभव है कि हम संसार के समग्र भाग का या प्रकृति के समग्र भाग का अवलोकन करें या उसका वर्णन करें, क्योंकि यह समस्त वर्णन ही आवश्यक रूप से निर्वचनात्मक होता है। सामाजिक मानव शास्त्र का इवांस प्रिचार्ड बताते हैं कि कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें पहली है सामाजिक मानव शास्त्र सभी प्रकार के मानव समाजों का अध्ययन करता है। दूसरी उन्होंने बताई है कि सामाजिक मानव शास्त्र संस्थागत सामाजिक व्यवहारों, संबंधों तथा संस्थाओं का विज्ञान है। यह समाजों का जनसंख्या, उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनकी वैधानिक और राजनीतिक संस्थाओं और उनके परिवार और नातेदारी व्यवस्था, उनके धर्म आदि का अध्ययन सामान्य सामाजिक व्यवस्थाओं के रूप में करते हैं। तीसरी विशेषता उन्होंने बताई है कि सामाजिक मानव शास्त्र किसी न किसी सामाजिक संस्था, संबंध और व्यवस्था के विषय में अध्ययन करता है जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित खोज होते हैं। चौथी विशेषता उन्होंने बताई है कि सामाजिक मानव शास्त्र समाज का अध्ययन है, न कि संस्कृतियों का। इस विज्ञान की प्रकृति, अध्ययन विषय तथा क्षेत्र की विवेचना में इस सत्य को निरंतर ध्यान में रखना चाहिए। यही कारण है कि सामाजिक मानव शास्त्र के सभी लेख तथा पुस्तकों में बहुत कुछ समाजशास्त्रीय झुकाव होता है। इसके बाद हम सामाजिक मानव शास्त्र के कारणों का अध्ययन करेंगे कि हम आदिम समाजों का ही अध्ययन क्यों करते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन अंतर्गत आदिम समाजों का अध्ययन इसलिए किया जाता है। पिडिंगटन बताते हैं कि निरक्षरता, लेखन या लिपि का ना होना आदिम समाजों की सर्वप्रमुख विशेषता है और यही सभ्य समाज और आदिम समाज के बीच एक सामान्य अंतर भी है। दूसरा बताया है कि सभ्य समाजों की भांति राष्ट्र, राज्य या साम्राज्य के आधार पर नहीं, बल्कि छोटे सामाजिक समूह जैसे गोत्र, गांव या जनजाति के आधार पर समाज का संगठन। तीसरी विशेषता उन्होंने बताई है कि प्रौद्योगिकी विकास का निम्न स्तर होता है। चौथा बताया है कि रक्त संबंध तथा स्थान के आधार पर सामाजिक संबंध सभ्य समाजों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और अंत में बताया है कि आदिम समाजों में आर्थिक विशेषीकरण तथा सामाजिक समूहों की बहुलता नहीं होती, जैसा कि सभ्य समाजों में होता है। इस प्रकार हम जो है सामान्य कारणों के अतिरिक्त कुछ विशेष कारण का भी अध्ययन करेंगे, जो सामाजिक मानव शास्त्रियों ने जानबूझकर आदिम समाजों को अध्ययन करने के लिए चुना है। ये कारण हैं, जिनमें प्रथम है आदिम समाजों का अध्ययन हम इस कारण से करते हैं क्योंकि इन समाजों का अध्ययन करने से हमारे लिए अपने सभ्य समाजों को समझना सरल हो जाता है। दूसरा है इवांस प्रिचार्ड बताते हैं कि आदिम समाजों का अध्ययन उनके अंतर्निहित मान या मूल्य के कारण भी होता है। वे स्वयं ही रोचक हैं क्योंकि उनके अध्ययन से जीवन के उन तरीके, मूल्य और जनता के उन विश्वासों का पता चलता है जो उन लोगों की दृष्टि में आराम और सभ्यता की न्यूनतम जो आवश्यकताएं होती हैं उनसे भी कम हैं।
तीसरा बताया है कि उन लोगों के मध्य जिनकी संस्कृति हम लोगों से भिन्न है, अवलोकन कार्य सरलता से हो सकता है। उनकी जीवन का परायापन सहज ही हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित कर लेता है। चौथा है, मानव शास्त्रियों द्वारा आदिम समाजों के अध्ययन पर विशेष ध्यान देने का प्रमुख कारण है कि आदिम समाज अति शीघ्रता से बदलते जा रहे हैं। अब पांचवा उन्होंने बताया है कि सामाजिक मानव शास्त्रियों का आदिम समाजों के अध्ययन में विशेष यत्नवान होने का कारण सबसे पहले कारण पद्धति संबंधी एक अलिखित नियम है। इस नियम के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान में यथासंभव सरल वस्तु या घटना के प्रारंभ करके क्रमशः अधिक जटिल या उलझी हुई वस्तु या घटनाओं की ओर बढ़ने की विधि है। ऐसा उचित लगता भी है, क्योंकि जो चंदा मामा आजा शीर्षक कविता को नहीं समझता, वह भला प्रसाद के आंसू को क्या समझेंगे। इसे समझने के लिए चंदा मामा आजा जैसी सरल कविता से ही प्रारंभ करना पड़ता है। इस सत्य को सामाजिक मानव शास्त्री हमेशा याद रखते हैं। यही कारण है वे कहते हैं कि वे विशाल और जटिल आधुनिक समाजों के अध्ययन की अपेक्षा सादे, सरल और छोटे समाजों के अध्ययन को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। सीमित क्षेत्र, कम जनसंख्या, सांस्कृतिक और प्रजातीय एकरूपता, अल्पसंख्या में सामाजिक समूह, सामाजिक परिवर्तन की गति धीमी आदि के कारण आदिम समाजों के रूप में स्थिरता होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन में विभिन्नताएं भी उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। इन कारणों से सामाजिक व्यवस्थाओं, संरचना और संस्थाओं का अध्ययन व विश्लेषण इन समाजों में सुविधापूर्वक किया जा सकता है और इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान समाजों के अध्ययन में सुविधापूर्वक किया जा सकता है और उसको सरल भी बना देता है। अब हम सामाजिक मानव शास्त्र के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे, जिनको पिडिंगटन ने दो प्रमुख भागों में बताया है। पहला है मानव प्रकृति के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना और दूसरा है सांस्कृतिक संपर्क की प्रक्रिया तथा परिणामों का अध्ययन। अर्थात यथार्थ ज्ञान का संग्रह है या समस्या उत्पन्न करने वाले कारण को ढूंढ निकालना, ताकि इस प्रकार के संकलित ज्ञान के आधार पर प्रशासक तथा नियोजक अपने अपने कार्यों को उचित ढंग से कर सकें। इस प्रकार हम जो है सामाजिक मानव शास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो पहला है सामाजिक मानव शास्त्र तथा प्रजाति शास्त्र। प्रजाति शास्त्र से सामाजिक मानव शास्त्र का संबंध सबसे घनिष्ठ है। यह कारण है कि जिस प्रकार सामाजिक मानव शास्त्र का संपर्क प्रमुख आर्थिक समाजों या कभी कभी सभ्य समाजों से है, उसी प्रकार प्रजाति शास्त्रीय भी भूमंडल में बिखरी हुई विविध संस्कृतियों पर ढूंढते अध्ययन या वर्गीकरण करते हैं। दूसरा है सामाजिक मानव शास्त्र तथा पुरातत्व शास्त्र। सामाजिक मानव शास्त्र पुराशास्त्र में भी घनिष्ठ संबंध है। पुरातत्व शास्त्र की सहायता से ही सामाजिक मानव शास्त्र उस अंधकारमय युग के समाजों के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त करता है, जिनके संबंध में कोई लिपिबद्ध प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्राचीन मानव संस्कृति तथा सभ्यता से संबंधित अनेक विषयों का जो ज्ञान सामाजिक मानव शास्त्रियों को पुरातत्व शास्त्रियों की खोज से प्राप्त होता है, उसी के आधार पर वे मानव समाज और संस्कृति के क्रमिक विकास का पता लगाते हैं। तीसरा है सामाजिक मानव शास्त्र तथा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र का पारस्परिक संबंध इतना घनिष्ठ है कि किन्हीं किन्हीं बातों में इनमें अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। दोनों ही समाज का अध्ययन करते हैं और दोनों का अंतिम लक्ष्य सामाजिक नियमों का प्रतिपादन करना है। दुर्खिम बताते हैं कि इनका विशेष जो है अनुदान है। दुर्खिम ने अपने विस्तृत अध्ययन और प्रमाणों द्वारा एक नए रूप में समस्त घटनाओं का सामाजिक कारण ढूंढ निकाला और समाज को इन घटनाओं की व्याख्या में सर्वप्रथम स्थान दिया। दुर्खिम की इन धारणाओं से अत्यंत प्रभावित प्रतीत होते हैं, जिनके कारण जो है सामाजिक मानव शास्त्री अनेक अध्ययनों में श्री दुर्खिम की समाजशास्त्रीय उपकल्पनाओं को काम में लाते हैं। यद्यपि अमेरिका में यह संबंध उतना आंतरिक नहीं है, फिर भी सामाजिक मानव शास्त्र तथा समाजशास्त्र के बीच दृढ़ विभाजन रेखा खींचने का सचेत प्रयत्न नहीं किया गया।
अब चौथा हम विज्ञान का अध्ययन करेंगे, वो है सामाजिक मानव शास्त्र और मनोविज्ञान का। इसके अंतर्गत सामाजिक मानव शास्त्र का मनोविज्ञान से भी अति घनिष्ठ संबंध है। मनोविज्ञान मान व स्वभाव व मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है और मानव स्वभाव का प्रभाव उसके सामाजिक कार्यों पर अति गंभीर रूप में पड़ता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे सामाजिक मानव शास्त्र और इतिहास का। इतिहास भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन और उसके कार्य कारण संबंधों का विश्लेषण है। आधुनिक इतिहासकार घटनाओं का वर्णन, उसके कार्य कारण संबंधों के विश्लेषण द्वारा मानव जीवन की धारा को भी समझाने का प्रयत्न करते हैं। इससे सामाजिक मानवशास्त्रियों को उसके अध्ययन कार्यों में पर्याप्त सहायता मिलती है। इस प्रकार विवेचन से स्पष्ट है कि मानव समाज के अध्ययन के रूप में सामाजिक मानव शास्त्रीय विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों के अत्यंत निकट होकर भी उनमें पृथक अस्तित्व रखता है।